मानव संसाधन इस पाठ के अभी हम लोग अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व। अभी पृथ्वी पृष्ठ के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अभी आप लोगों को ऐसा प्रश्न आएगा कि घनत्व किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उसका उत्तर लिखा हुआ है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्त। मानव संसाधन इस पाठ के अभी हम लोग अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व। अभी पृथ्वी पृष्ठ के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अभी आप लोगों को ऐसा प्रश्न आएगा कि घनत्व किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उसका उत्तर लिखा हुआ है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात क्रमश पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। अभी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक हमें अभी देखने हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थलाकृति। तो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र खेती, उसके बाद विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं और गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि इंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जलवायु। अभी लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा है, मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। अभी आगे देखते हैं कि मृदा किस तरह की यहाँ पे मिट्टी होती है। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए यानी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, जैसे कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसके बाद चीन में हवांगी, उसके बाद चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जल। तो लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है और विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। आगे देखते हैं इसी विभाग में खनिज के बारे में। तो खनिज ऐसा है जो निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं और दक्षिणी अफ्रीका के हीरे की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज में इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया गया है। अभी हम लोग अगला हमारा जो विभाग है उसमें हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन किस तरह से हुई है। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कोई गुना बढ़ गई है। जैसे ऐसा वाला चित्र आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्रमांक 6.3 में देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा वास्तव में अगर जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है तो मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी और सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। लेकिन किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। अभी इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही कम थी। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी
और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब तक पहुंच गई। अभी इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी यानी 6 अरब हो गई, और इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधिया के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत ही अधिक रही। अभी जन्मों को साधारणतः जन्म दर में औका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, और किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, और एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर के प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है, और सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति ही यही है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं, और देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। अभी हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको इस विभाग का प्रश्न है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।